एक ऐसा फैसला आया है जिसने दुनिया की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखलाओं में से एक हमारी अरावली को सीधे सीधे खतरे में डाल दिया है। चलिए आज इसी पर बात करते हैं। सुनने में ये किसी पहेली जैसा लग सकता है ना? लेकिन यही एक सवाल सुप्रीम कोर्ट के उस ताज़ा फैसले की जड़ में है, जिसका सीधा ताल्लुक अरावली की पहाड़ियों से है। तो जवाब यह है कि हाल के एक फैसले के हिसाब से जब कोई पहाड़ 100 मीटर से कम ऊंचा हो, जी हां, इस फैसले ने साफ साफ कह दिया है कि अरावली का कोई भी हिस्सा जो 100 मीटर से कम ऊंचा है वो अब पहाड़ है ही नहीं। और इसका मतलब यह है कि अब वो जमीन डेवलपमेंट के लिए पूरी तरह से खुली है। और जरा इस आंकड़े पर गौर कीजिए, 90%। इसका सीधा सीधा मतलब यह हुआ कि दिल्ली एनसीआर के पास की 90% से ज्यादा अरावली की पहाड़ियां अब कानूनी तौर पर पहाड़ियां मानी ही नहीं जाएंगी। तो फिर होगा क्या? यह फैसला इजाजत देता है ब्लास्टिंग की, माइनिंग की, पत्थर और बजरी के लिए खुदाई की, जमीन को बिल्कुल समतल कर देने की। और किस लिए? रियल एस्टेट और नए कमर्शियल डेवलपमेंट के लिए। मतलब बड़े पैमाने पर तबाही और कंस्ट्रक्शन के लिए सारे दरवाजे खोल दिए गए हैं। तो पहली नज़र में ये क्या लगता है? एक भयानक पर्यावरणीय त्रासदी, है ना? एक प्राकृतिक ढाल को खोने के जो नतीजे होते हैं वो तो हम सब जानते हैं, और वो वाकई बहुत गंभीर हैं। अरावली कोई मामूली पहाड़ नहीं है। ये पश्चिम से आने वाली धूल और गर्म हवाओं को रोकती है। मॉनसून में जमीन के नीचे पानी पहुंचाने के लिए इसकी बनावट बहुत जरूरी है। ये इस सूखे इलाके में न जाने कितने जीव जंतुओं का घर है और हमारे इलाकों को ठंडा रखती है। सोचिए, ये वो काम तब से कर रही है जब हिमालय का तो कोई वजूद भी नहीं था। लेकिन क्या ये कहानी सिर्फ पर्यावरण की है? विचारक आचार्य प्रशांत कहते हैं, नहीं। अगर हम सिर्फ पर्यावरण पर ही अटके रहे तो हम असली कहानी, असली मुद्दे को पूरी तरह से भूल जाएंगे, क्योंकि ये गरीबों पर एक युद्ध है। आचार्य प्रशांत कहते हैं, ये अरावली के विनाश के बारे में नहीं है, ये गरीबों के विनाश के बारे में है। और यही है इस पूरे मामले का सच। ये मुद्दा सिर्फ पेड़ों और पहाड़ों का नहीं, ये सीधा सीधा उन लोगों पर हमला है जो सबसे ज्यादा कमजोर हैं। इस चीज को एक नाम दिया गया है, पर्यावरणीय अन्याय। इसका मतलब बहुत सीधा है। जब पर्यावरण को नुकसान पहुंचाया जाता है तो उसका खामियाजा सबको बराबर नहीं भुगतना पड़ता। इसका सबसे ज्यादा बोझ हमेशा गरीब और हाशिए पर खड़े लोगों को ही उठाना पड़ता है। तो चलिए इस अन्याय को और गहराई से समझते हैं। देखते हैं कि इस खेल में मुनाफा कौन कमा रहा है और दर्द किसके हिस्से में आ रहा है। ये तस्वीर बिल्कुल साफ है। देखिए, एक तरफ हैं विजेता, माइनिंग कॉन्ट्रैक्टर, रियल एस्टेट डेवलपर, बड़े बड़े होटल और रिजॉर्ट वाले अमीर लोग। और दूसरी तरफ कौन है? वो जो हार रहे हैं, गरीब मजदूर, गांव वाले, किसान, झुग्गियों में रहने वाले लोग और हमारी आने वाली पीढ़ियां। एक तरफ मुट्ठी भर लोगों का फायदा है और दूसरी तरफ करोड़ों लोगों की सेहत और रोजगार दांव पर है। अब देखिए, ये अन्याय की पूरी चेन कैसे काम करती है। जब माइनिंग या ब्लास्टिंग होती है तो फायदा होता है ठेकेदार को, लेकिन हवा में जहर और धूल किसको मिलती है? मजदूर और वहां रहने वाले लोगों को। जब जमीन समतल की जाती है तो बिल्डर पैसा कमाता है, लेकिन जमीन का पानी कौन खोता है? किसान और गांव वाले। जब रिजॉर्ट बनते हैं तो होटल चेन की तिजोरी भरती है, लेकिन बढ़ती गर्मी और बाढ़ का सामना कौन करता है? झुग्गियों में रहने वाले और सड़क पर चलने वाले आम लोग। हर कदम पर एक को फायदा, दूसरे को सजा। तो फिर एक बहुत ही बेचैन करने वाला सवाल उठता है, महान भारतीय चुप्पी। अगर दांव पर इतना कुछ लगा है, अगर लाखों लोगों की जिंदगी प्रभावित हो रही है, तो फिर यह सन्नाटा क्यों है? गुस्सा कहाँ है? आक्रोश क्यों नहीं दिख रहा? इस चुप्पी के पीछे एक सोची समझी वजह है। जो ताकतवर लोग हैं वो तो अपने एसी, एयर प्यूरिफायर और बड़ी बड़ी दीवारों के पीछे सुरक्षित हैं, उन तक ये दर्द पहुंचता ही नहीं। और जो पीड़ित हैं वो गरीब हैं, उनकी आवाज सुनने वाला कोई नहीं है। मेन स्ट्रीम मीडिया, जिसके अपने हित हैं, वो चुप है, और हम जैसे मिडिल क्लास लोगों को सड़कों और बिल्डिंगों के नाम पर विकास का एक मुखौटा दिखा दिया जाता है, जिसके पीछे की तबाही हमें नजर ही नहीं आती। तो फिर रास्ता क्या है? क्या करें? ये लड़ाई अब चेतना की है। बात सिर्फ व्यक्तिगत अपराध बोध या अफसोस की नहीं है, बात है सामूहिक ताकत दिखाने की। साफ बात है, घर बैठकर बुरा महसूस करने से, गिल्ट में रहने से कुछ नहीं बदलने वाला। ये बेकार है। कोई अकेला हीरो आकर सब कुछ ठीक कर देगा, ये एक झूठा सपना है। ये समस्या हम सबने मिलकर खड़ी की है, कुछ करके और कुछ चुप रहकर। तो इसे ठीक भी हमें मिलकर ही करना होगा।
और इसीलिए इसका समाधान भी सामूहिक ही होगा। इसे कहते हैं संख्या बल, यानी तादाद की ताकत। ये वो सिद्धांत है जो कहता है कि जब बड़ी संख्या में लोग एक साथ खड़े हो जाते हैं तो वो उस व्यवस्था को भी बदल सकते हैं जिसे एक अकेला इंसान हिला तक नहीं सकता। तो बदलाव का रास्ता क्या है? 3 कदम है। पहला, जागें। इस संकट की असली सच्चाई के बारे में आक्रामक तरीके से हर तरफ जागरूकता और चेतना फैलाएं। दूसरा, एकजुट हों, जानकारी रखने वाले नागरिकों का एक बहुत बड़ा, एक मजबूत मोर्चा बनाएं। और तीसरा, कार्य करें, उस सामूहिक शक्ति का इस्तेमाल करके व्यवस्था में बदलाव की मांग करें और उस बदलाव को लाकर रहें। और आखिर में ये सब हमें एक बहुत ही चुभते हुए सवाल के साथ छोड़ जाता है। अगर कोई संकट इस तरह से बनाया ही गया हो कि वो आपको सीधे तौर पर प्रभावित न करे, तो क्या वो फिर भी आपकी लड़ाई है? सोचिएगा जरूर।